प्रणाम। मैं बोज्ज रमादेवी श्यामया, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज का मेरा पाठ है द्वितीय भाषा हिंदी, द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का पाठ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम काल आदि काल की जो परिस्थितियाँ और पद्धतियों के बारे में आज पढ़ेंगे। आदिकाल का जो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम काल माना जाता है। आदिकाल को सिद्धकाल, वीरगाथा काल, चारण काल आदि नामों से जाना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में इसको शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित 4 कालखंडों के बजाय एक और कालखंड संधि काल का जो नाम से जोड़कर बताए हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। और शुक्ल जी के वीरगाथा आदिकाल को जो शुक्ल जी के द्वारा दिया गया वीरगाथा नाम से भी वे सहमत थे। फिर उस स्थान पर चारण काल नाम को दे दिया रामकुमार वर्मा जी ने। शुक्ल जी ने चारणाओं की मुख्य भूमिका का उल्लेख स्वयं अपने इतिहास में भी कर दिया था। इसी प्रकार आचार्य मिश्र ने रीतिकाल नामकरण के अनौचित्य को प्रतिपादित कर उसे श्रृंगार काल नाम दिया है, जो रीतिकाल के बारे में। फिर आदिकाल का जो काल होते हैं चारण काल बोलते हैं, और सिद्ध सामंत युग राजाश्रय जो वीरगाथा काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं। फिर इस तरह का जो आदिकाल का नाम इस हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल नाम समुचित माना जाता है। फिर संधि काल क्यों बोलते हैं, चारण काल क्यों बोलते हैं कि उन दिनों में राजाश्रयों में जो रहकर उनकी वीर गाथाओं को रानियों की श्रृंगारिता और राजा रानी की श्रृंगारिता और सौंदर्य रानियों की सौंदर्य भावना को वर्णन करते हुए चारण भाट लोग रहते हैं। मतलब वंदी जन बोलते हैं ना, तू अच्छा है, तू ऐसा है, तू वीर है, तू सुंदरी है, ऐसा जो वर्णन करने वाले जो जाति रहते हैं, जो वह भ्रमण करते हुए राजाश्रयों में रहकर उनकी जो गुण गाते हुए रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग चारण लोग ही रहे हैं, मतलब वंदी लोग ही रहे हैं, इसलिए उनको चारण काल नाम देना समुचित माना है। और संधि काल क्यों बोलते हैं कि सन 1000 से 1050 के बीच में अपभ्रंश और आर्य भाषाओं के बीच एक सयोध्या जो बनी, संधि बनी, इसलिए संधि काल बोलते हैं। अपभ्रंश के साथ साथ कुछ आर्य भाषाओं का भी सम्मिश्रण हुआ है, इसलिए उसको संधि काल भी बोलते हैं। फिर वीरगाथा काल क्यों बोलते हैं कि इस काल में ज़्यादातर वीर राजाओं के जो वीरता का चित्रण करते हुए काव्य लिखा गया है, इसलिए इसको वीरगाथा काल बोलते हैं। इस तरह का इस काल का जो नामकरण समुचित माना जाता है। आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, संधि काल, ऐसा नामकरण समुचित रहा है। फिर उन दिनों में अपभ्रंश के कवि रहते थे जैनाचार्य हेमचंद्र, जैन कवि विजयसन सूरि, सोमप्रभ सूरि जो जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्यापति
आदि अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इस तरह का हिंदी साहित्य का प्रथम काल को नामकरण दिया गया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं। हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल का आदि काल की राजनीति और सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं, देखते हैं। जो आदिकाल की जो परिस्थितियाँ 4 कालों में विभाजित करने पर राजनीतिक आदिकाल में रहने वाले जो राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसा है, फिर सामाजिक परिस्थितियाँ कैसा है, फिर धार्मिक परिस्थितियाँ कैसा है, साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसा है, इस तरह का हम देख सकते हैं। पहला, राजनीतिक परिस्थितियों में आने पर आदिकाल का राजनीतिक इतिहास राजपूतों के उत्थान पतन तथा मुसलमानों के आक्रमण एवं उनके शासन स्थापना का इतिहास है। इस काल में देश को एक संदिग्ध एवं परिस्थिति में रहा एवं केंद्रीय शासन का जो अभाव था, एक ही प्रकार का जो शासन नहीं रहा, इसलिए प्रांतों को अनेक खंडों में विभाजित करके जो उसका शासन किया गया है। संपूर्ण भारत राष्ट्र को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन अत्यधिक कमज़ोर हो गया था। इसी बीच मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण हुआ ना मुस्लिम राजा, उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां और भी बिगड़ गया है। इसके बाद जो विदेशी मुसलमान शक्तियों ने बराबर आक्रमण करके मुस्लिम शासन का जो मार्ग खोल दिया, सभी लोग उसके बाद गजनवी के बाद सभी मुस्लिम राजाओं ने भारत पर आक्रमण करके फिर भूभागों को अपने अधीन में रखकर उसका जो शासन करने लगे। फिर इस काल में पारस्परिक युद्ध एवं बाह्य आक्रमणों ने ऐसा वातावरण बना दिया कि साहित्यकारों को विवश होकर वीरगाथात्मक रचनाओं को लिखना पड़ा। वीरगाथा काल बोले ना, इसलिए हमेशा युद्ध ही युद्ध रहता था भारत में आक्रमण करने वालों के बीच और भारत में रहने वाले राजाओं के, सामंतों के, चक्रवर्तियों के बीच। इसलिए हमेशा युद्ध का वातावरण रहा करता है। इसलिए इस काल में साहित्य पूरा युद्ध के गोल मटोल इर्द गिर्द जो फिरता रहता है, इसलिए उसको वीरगाथा काल भी बोले ना। उनकी रचनाओं में पूरा राजाओं के वीरता का उल्लेख किया जाता है। उस तरह का जो राजनीतिक परिस्थितियां ऐसा है। फिर इसको दूसरा, सामाजिक स्थितियां कैसा है कि आदिकाल में समाज मुख्य 2 वर्गों में बांटा गया है, एक सेवक वर्ग, एक सेव्य वर्ग। सेव्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं राजा, सामंत और सरदार, और सेवक वर्ग के अंतर्गत बाकी प्रजा, दास, बांट और भाट बोलते हैं। वो चारण गीत गुण गाते हैं ना, उन लोगों को भाट बोलते हैं। भाट जाति और वेश्या जाति आदि जो वर्गों में बांटा गया है। सेवक वर्ग दूसरे वर्ग की सेवा और मनोरंजन में लगा रहता है। सेव्य वर्ग के मनोरंजन करने के लिए सेवक वर्ग हमेशा हाजिर होना पड़ता है। सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसा है। फिर राजपूत वर्ग स्वार्थ, अहंकार एवं संकीर्णता से परिपूर्ण होकर राजनीतिक एकता को खंडित कर रहा था। पूरा राजपूतों का राज चल रहा था उन दिनों में। समाज में अंधविश्वास, मूढ़ाचार बहुत ज़्यादा फैल
बहुत ज़्यादा है, उन फैल जाने के मतलब ही नहीं है तब था। समाज में जाति पांथी संबंधी भेदभाव ज़्यादा रहता है। को स्त्रियों के लिए बात करना ही अलग होता है। स्त्रियों को जो लालच भोग लालच वस्तु जैसे देखते थे, और जौहर व्रत ज़्यादातर समाजों में रहा है। वीर माताएं, वीर पत्नियां, वीर पुत्री, वीर बहन हमेशा उन लोगों की जो मनोकामना करते हुए राजाओं को युद्धों में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर हार जाने की समाचार मिलने पर सभी लोग जौहर एक अग्निकुंड बना के उस पर अपना आत्मा त्याग करते थे। उस तरह का जो एक प्रथा है। फिर उन दिनों में आम जनताओं में भी पति की जो मृत्यु होने के बाद पत्नी भी पति का सहगमन करती थी। उसी तरह का एक मूढ़ाचार बहुत भयानक रूप में उन दिनों में है। इस तरह का समाज में ऊंच नीच, जाति पांति, वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। सामाजिक परिस्थितियाँ देखें तो बहुत बिगड़ चुका है आदिकाल के सामाजिक परिस्थितियाँ। फिर धार्मिक परिस्थितियों के देखें तो आदिकाल में धार्मिक परिस्थितियाँ संतोषजनक नहीं रहा। बौद्ध धर्म क्षीणता होते ही सभी धर्मों का जो आक्रमण होना सुलभ मात्र सा हो गया था। ब्राह्मण धर्म तथा जो वर्णाश्रम व्यवस्था पुनर्जीवित हो गया है उस दिनों में। धार्मिक परिस्थितियों में आदिकाल के हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त किया। शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों में से शैव धर्म में कापालिक और भैरवी शक्ति जग रही थी। मतलब जो कुछ डरावना सा जो पूजा पाठों में लगे रहने वाले कापालिका और भैरवी शक्तियों की पूजा करना ज़्यादा रहता था उन समाजों में। फिर लिंगायत, फिर शैवों में भी दो, बिना लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय तो बलि चढ़ाना, भैरव ऐसा शक्तियों की जो आराधना करना, कपाल कुंडला उनको की पूजा करना वो पूरा नहीं मानते थे। उन लोगों ने शांत बिना आडंबर के ध्यान रूप भक्ति इन लोगों का शांत सत्व भक्ति कहलाता है लिंगायतों का। फिर हठयोग और शक्ति संप्रदाय का प्रचार बहुत ज़्यादा है उन दिनों में आदिकाल में। इसी समय इस्लाम धर्म प्रवेश किया। फिर पूरे धर्मों पर इस्लाम धर्म अपना प्रभाव दिखाना जो शुरू किया। इसी तरह का हिंदू मुस्लिम जो संप्रदायों में कुछ व्यतिरेक भाव जो आ गया है, इसलिए अनेक प्रकार के जो कल्लोलित वातावरण जो मचा रहता था हमेशा धार्मिक परिस्थितियों में। देखें तो हिंदुओं को मुस्लिम राजाओं ने बहुत सताते हैं। फिर हिंदू राजा सामंत राजा बनकर जो राजाओं के आक्रमण करके जो राज्य को विस्तरण करने वाले राजाओं से कर के रूप में पैसे लेकर चुपचाप बैठते थे, मस्त मौज मनाते हुए बैठते थे हिंदू राजाओं ने, भारत के जो सामंत राजाओं ने। फिर मुस्लिम राजाओं का प्रभाव हिंदू धर्म पर बहुत बुरा असर दिखलाया। इसलिए हिंदू समाज में भगवान के प्रति जो आस्था जग गया था उन दिनों में आदिकाल में। इस तरह की जो यातनाओं को सहने की शक्ति देने के लिए भगवान की ओर सभी लोगों का जो मन मोड़ा गया है हिंदी साहित्य इतिहास में।
उस काल को फिर भक्ति काल कहते हैं, इसके बाद आने वाले भक्ति काल कहते हैं। फिर इस तरह का आदि काल में तो धार्मिक परिस्थितियाँ बहुत बुरा रहा। फिर हिंदू संप्रदायों पर बहुत ठेस लगा था। फिर मुस्लिम संप्रदायों में मुस्लिम धर्मों के जो सेनाओं से हिंदू धर्म और संप्रदायों, मठ, मंदिरों को बहुत नष्ट किया गया है। पूरा जहाँ मुस्लिम राजाओं ने आक्रमण करते हैं, जो शासन करते हैं, उन प्रांतों में रहने वाले सभी देवालयों को, मठों को, हिंदू धर्म को, संप्रदायों को समूल नाश करने के लिए कोशिश किए हैं और नाश भी किए हैं पूरा। उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया है। इस तरह का बहुत खेद युक्त बात रहा धार्मिक परिस्थितियाँ आदिकाल में। फिर साहित्यिक परिस्थिति देखें तो इस काल में फिर अत्यधिक, हम बोले ना वीर गाथा काल, चारण काल बोले ना, मतलब ज़्यादातर रचनाएं राजाओं के वीरता और रानियों की श्रृंगारिता और सौंदर्य वर्णन में ही गुजर गया है आदिकाल में साहित्य। कवियों पर अत्यधिक उत्तरदायित्व किसका है? राजाओं का है। इसलिए कवि क्या करते थे? सैनिकों का, राजाओं का, रानियों का गुणगान करना उनका काम रहा करता है। फिर कवियों ने दो तरह का जो कर्तव्य निभाते थे, एक तरफ सैनिक के रूप में, मंत्री के रूप में शासन करते हुए राजाश्रय में रहकर कविताएं और काव्य भी लिखते हैं। इस तरह का दो कार्य करते थे उन दिनों में राजाश्रय में रहने वाले कवि। ऐसे कि रहीम बोलते हैं ना, रहीम अकबर के दरबारी कवि थे, मंत्री थे, सेनाध्यक्ष थे और मुख्य सलाहकार के रूप में भी रहे हैं रहीम जी, उसी तरह का। फिर एक ओर तो कवि जन जन में वीरता की भावना भरते थे, दूसरी ओर अपने हाथों में तलवार ग्रहण करके युद्ध में सबसे आगे जाते थे। दो प्रकार के काम करते थे जो कवियों ने उन दिनों में। इस काल में कवि चारण वृत्ति वाले होते थे। देखिए, चारण वृत्ति मतलब उनको उनकी गुणगान करते हुए काव्य लिखना, फिर युद्ध भी करना। इनकी कविताओं में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, जिस राजा के जो आश्रय में उन लोगों ने रहता है चारण लोग, कवि लोग, उन राजाओं की जो गुण गाना, उनकी प्रशंसा बढ़ चढ़ा कर करना, इस तरह का जो काव्य लिखना, इस तरह का उनके कलम से देश और समाज के लिए अनेक प्रकार के जो विषयों को लिखा करते थे उन दिनों में कवियों ने। देश, समाज आदि इस काल के साहित्य में नगण्य थे। देश और समाज के लिए लिखने के लिए सोच भी नहीं आया और लिखने की विषय ही नहीं रहा। पूरे की पूरा राजाओं के वीरता के बारे में लिखने में ही इन लोग जुट चुके थे। फिर कुछ कवियों के नाम देखें तो जैनाचार्य हेमचंद्र के बारे में बता सकते हैं। इन्होंने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक काव्य लिखा है इन्होंने। తర్వాత विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराज की रचना की इन्होंने। फिर सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक प्राकृत काव्य लिखे थे। जैनाचार्य मेरुतुंग नामक कवि ने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा था। फिर विद्यापति मुख्य कवि माना जाता है आदिकाल के। इनकी रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अपभ्रंश के जो मुख्य काव्य माने जाते हैं। इस तरह का आदिकाल के रचनाकारों के बारे में हम
पढ़ सकते हैं। फिर आदिकाल में रहने वाले 4 परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिए हैं हम। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल नाम देना बहुत उचित माना गया है। फिर राजनीति, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों को देखें तो बहुत उत्तेजनक प्रवृत्तियां नहीं उत्पन्न हुए हैं आदिकाल में, ऐसा कह सकते हैं। सिर्फ राजाओं के गुण गाने वाले जो काव्यों की रचना इस काल में की गई है, इससे बढ़कर और एक विषय को नहीं छुए हैं आदिकाल के कवियों ने। जय हिंद, सुरक्षित रहो।